ठीक है, तो हम यहाँ हैं। एक और दिन, एक और एडवेंचर, है ना? लेकिन ये वाला, ये अलग है। हम बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी की। हाँ, तुमने सही सुना, पीएनजी। और मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। शायद तुमने इसके बारे में सुना होगा, शायद नहीं, या शायद तुमने सिर्फ टिपिकल पोस्टकार्ड्स देखे होंगे। लेकिन मेरा यकीन करो, जो हम डिस्कवर करने वाले हैं वो कुछ एकदम अलग है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है अननोन में, ऐसी जगहों पर जो दुनिया के बाकी हिस्सों से सीक्रेट रखी गई लगती है। और बिल्कुल इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। हम सिर्फ सरफेस पर नहीं रहेंगे, हम पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 10, हाँ, गिन लो, 10 ऐसी कम जानी पहचानी जगहों की जो तुम्हें हैरान कर देंगी। टिपिकल टूरिस्ट ट्रैप्स को भूल जाओ, हम हटके कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा। ये है प्योर ब्यूटी, इनक्रेडिबल कल्चर और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें बदल दें। ये लिमिट्स को पार करने के बारे में है और ये देखने के बारे में कि असल में वहां क्या है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये एक क्रेजी एडवेंचर होने वाला है। और मैं वादा करता हूं कि इसके एंड तक तुम पापुआ न्यू गिनी को ऐसे देखोगे जैसा तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तुम्हें एंड तक जरूर रुकना होगा सब कुछ देखने के लिए। मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया है, इन मोमेंट्स को, इन जगहों को, इन फीलिंग्स को कैप्चर करने में, क्योंकि कुछ चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें शेयर करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का इन्विटेशन है। हम बात कर रहे हैं फ्योर्ड्स की, जहां तुम सोच भी नहीं सकते, जिंदा हिस्ट्री की, आसमान छूती चोटियों की और उन कल्चर्स की जो सदियों से फल फूल रही हैं। तैयार हो जाओ, प्ले दबाओ और चलो शुरू करते हैं। हम साथ मिलकर असली पापुआ न्यू गिनी को एक्सप्लोर करेंगे। वक्त आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूफी चलते हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं, जब कोई फ्योर्ड्स बोलता है तो तुम्हारा दिमाग साउथ पैसिफिक की तरफ तो नहीं जाता ना, है ना? मेरा भी नहीं। पर टूफी, हाँ, वो सारे आइडियाज तोड़ देता है। सोचो, ये इतने बड़े, बहुत पुराने वोल्केनिक फ्योर्ड्स, पर आइस क्लिफ्स के बजाय ये एकदम घने हरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं। क्या कमाल है! ये किसी मूवी जैसा है, एक खोई हुई दुनिया। पानी का रंग इनक्रेडिबल टर्क्वाइज है, एकदम साफ, और वो बहुत शांत है। सच में एकदम शांत। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हाँ, कुछ फ्लाइट्स बहुत टर्बुलेंस वाली, एक बोट ट्रिप, पर वाह, जिस पल तुम इसे देखते हो वो सब भूल जाते हो। इसका साइज तो माइंड ब्लोइंग है। तुम एक छोटी सी बोट में जा रहे हो, इन चैनल से गुजरते हुए, और तुम्हारे ऊपर जंगल से ढकी ये विशाल दीवारें हैं। तुम्हें बहुत छोटा महसूस कराता है, पर अच्छे वाले तरीके से। तुम्हें याद दिलाता है कि नेचर कितनी पावरफुल है, कैसे वो हजारों हजारों साल लगाकर ये अजूबे बनाती है, और खामोशी बस जंगल की आवाजों से ठोठती है। ऐसे पक्षी जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, पत्तों की सरसराहट, ये वो शांति है जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। मैंने वहां घंटों बिताए, बस बहता गया, सब कुछ फील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब रोज देखने को नहीं मिलता। पर टूफी सिर्फ फ्योर्ड्स को एडमायर करना नहीं है, पानी के नीचे जो है वो भी कमाल है। यहाँ डाइविंग, अरे दूसरी ही दुनिया है। हम बात कर रहे हैं एकदम परफेक्ट कोरल रीफ्स की, जो रंग और जिंदगी से भरे हुए हैं। ये पानी के नीचे एक सीक्रेट गार्डन जैसा है, और सब कुछ एकदम साफ दिखता है। क्या कमाल है! मैंने तैयारी की, पानी में छलांग लगाई, और ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही डिमेंशन में आ गया हूँ। इस एरिया के रीफ्स मैक्रो लाइफ के लिए जाने जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे डिटेल्ड क्रीचर्स, पर यहाँ बड़े जानवर भी हैं। मछलियों के झुंड जो ऐसे तैरते हैं मानो कोई कोरियोग्राफी पर डांस कर रहे हों। ये एक अजूबा है, बिल्कुल खरा। सबसे कूल चीजों में से एक थी बाहर वाले रीफ्स में डाइव करना। तुम सोलोमन सी के बीचों बीच हो और नीचे की तरफ जाती हुई कोरल वॉल्स बहुत विशाल है। तुम एक कोरल वॉल के साथ तैर रहे हो और अचानक धड़ाम, वो एक गहरे नीले अबिस में डूब जाती है। ये सुपर एक्साइटिंग है और थोड़ा डरावना भी, सब एक साथ। मैंने रीफ शार्क्स को वहां तैरते देखा, कछुओं को बड़े आराम से घूमते हुए, और इतने तरह के कोरल कि तुम सोच भी नहीं सकते। सबके नाम लेना तो इम्पॉसिबल है। सब कुछ इतना अनटच्ड है, इतना जिंदा दिल। तुम्हें एहसास होता है कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है, ये परफेक्ट कोने जिनका हमें ख्याल रखना है। और ये सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ के लोग भी। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जमीन और समंदर से एक गजब का कनेक्शन है। वही हैं जिन्होंने हमेशा इस जगह का ध्यान रखा है, और उन्हें बहुत कुछ पता है।
मुझे एक गांव में कुछ वक्त बिताने का मौका मिला और उन्होंने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि वो कैसे रहते हैं, कैसे मछली पकड़ते हैं, कैसे जंगल से मिलने वाली हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, एनवायरनमेंट के साथ एकदम तालमेल में। सच कहूं तो ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कितना असर डालते हैं, समझे? तो टूफी ये एक खूबसूरत जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें कई तरह से छू जाता है। फ्योर्ड्स देखना एक शानदार नजारा है, डाइविंग सुपर एक्साइटिंग है और लोग बहुत प्यारे हैं। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें ट्रॉपिकल पैराडाइज को एक अलग नजरिए से दिखाती है। ये एक वाइल्ड जगह है, सबसे दूर, और इसे भूलना नामुमकिन है। ये वो जगह है जो तुम्हारे दिल में बस जाती है और जाने के बहुत समय बाद भी याद रहती है। और ये तो बस पहला पड़ाव है दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। ऑलराइट, अब कुछ लेजेंडरी करते हैं, कुछ ऐसा जो हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है। कोकोडा ट्रेल। देखो मैंने कुछ ट्रैक्स किए हैं, पर ये कुछ और ही है। और ये सिर्फ फिजिकल चैलेंज की वजह से नहीं है, जो बिलीव मी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये सोल्जर्स के नक्शे कदम पर चलने जैसा है, हिस्ट्री के एक ऐसे हिस्से को समझने जैसा है जो जितना ब्रूटल है उतना ही इमोशनल भी। ये ट्रेल कोई 96 किलोमीटर लंबा है और ओवेन स्टैनली रेंज से होकर गुजरता है। कीचड़ सोचो, पहाड़ सोचो और ऐसी ह्यूमिडिटी सोचो जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप कोकोडा के लिए प्रिपेयर करते हो, आप स्टोरीज पढ़ते हो, फोटोज देखते हो, लेकिन कोई भी चीज आपको रियलिटी के लिए सच में प्रिपेयर नहीं करती। जैसे ही आप ट्रेल पर पहला कदम रखते हो, आपको इसके पास्ट का वजन महसूस होता है, आप इसे फील कर सकते हो। हमारे गाइड्स, कुछ अमेजिंग लोकल लोग जिनके एंसेस्टर्स फजी वजी एंजल्स थे, उन्होंने हमें ऐसी स्टोरीज सुनाई जिनसे सब कुछ जीवंत हो उठा। हिम्मत की, सैक्रिफाइस की स्टोरीज, ऐसी हार्डशिप्स की जिन्हें इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जंगल में चलना नहीं है, ये एक लिविंग म्यूजियम में चलने जैसा है, एक ट्रिब्यूट। हर कदम मायने रखता है। टेरेन बहुत अनफॉरगिविंग है। कभी आप घुटनों तक कीचड़ में धंस रहे होते हो, तो कभी आप प्राई वर्टिकल चढ़ाई चढ़ा रहे होते हो, जैसे तैसे जड़ों और पत्थरों को पकड़कर। फिर एक स्लिपरी और खतरनाक उतराई, और फिर वही शुरू। दिनों तक ऐसा ही चलता है। आपको लगातार पसीना आता है, आपके मसल्स चीखते हैं, लेकिन दूसरे ट्रैकर्स और पोर्टर्स के साथ एक इनक्रेडिबल बॉन्डिंग बन जाती है। सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। ये एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है, कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ गट्स और प्योर डिटर्मिनेशन। और इतने फिजिकल एफर्ट के बावजूद आसपास का एनवायरनमेंट इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है, एकदम वाइल्ड और नेचुरल तरीके से। बहुत बड़े बड़े पेड़, घना जंगल जो सब कुछ ढके हुए है, जानवरों की आवाजें जिन्हें आप देखते नहीं पर वो वहीं होते हैं। आप तेज बहाव वाली नदियां पार करते हो, ऐसे लकड़ी के पुलों पर से जो लगता है अभी गिर जाएंगे। कुछ पल इनक्रेडिबल ब्यूटी वाले होते हैं, जैसे जब धुंध हटती है और आप पहाड़ों को देखते हो जो हॉरिजन तक फैले होते हैं। ये जगह की टफ हिस्ट्री से बहुत कॉन्ट्रास्ट करता है, लेकिन ये आपको नेचर और ह्यूमन स्पिरिट की ताकत की अप्रिशिएट भी करवाता है। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा टच किया वो था इसूरावा मेमोरियल पर जाना, वहां होना, उन पत्थर के पिलर्स को देखना जो करेज, एंड्योरेंस, मेटशिप और सैक्रिफाइस को सिंबलाइज करते हैं। सच में आपकी रूह को छू जाता है। आप उन यंग लोगों के बारे में सोचते हो, दोनों साइड्स के, जो यहाँ लड़े और मारे गए। इमोशनल ना होना इम्पॉसिबल है। ये एक गंभीर जगह है, बहुत पावरफुल। ये आपको वॉर की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और याद रखने की इंपॉर्टेंस के बारे में। ये रूट कोई वेकेशन नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। कोकोडा ट्रेल फिनिश करना, उफ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, लेकिन साथ ही बहुत ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट भी महसूस होता है। आपने खुद को ओवरकम किया है, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, और आप हिस्ट्री से एक बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हुए हो। ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देता है। ये एग्जॉस्टिंग है, इमोशनल है, चैलेंजिंग है, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे फुलफिलिंग चीजों में से एक है। अगर आपको कभी चांस मिले और आप एक अच्छे चैलेंज के लिए रेडी हो, तो कोकोडा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। वेल, तो कोकोडा ट्रैक इतना इंटेंस था, उसके बाद कोई भी सोचेगा कि हम थोड़ा चिल करेंगे, है ना?
पर नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत बहुत ऊपर। हम बात कर रहे हैं माउंट विल्हेल्म की, पापुआ न्यू गिनी का सबसे ऊंचा पीक, और कुछ लोगों के हिसाब से पूरे ओशेनिया का सबसे ऊंचा। डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो। इसकी हाइट है इंप्रेसिव 4509 मीटर्स, लगभग 15,000 फीट। ये कोई सिंपल वॉक नहीं है दोस्तों, ये एक असली माउंटेन क्लाइंब है। हवा कम होती जाती है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, और हर कदम एक फाइट है अपनी बॉडी और एलिमेंट्स के खिलाफ। लेकिन समिट का बुलावा दोस्तों बहुत पावरफुल चीज है। विल्हेल्म के बेस तक का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। आप क्रॉस करते हो यह अमेजिंग माउंटेन लैंडस्केप्स, ऐसे गांवों से गुजरते हुए जो माउंटेन्स की ढलानों पर लटके हुए लगते हैं, जहां हवा एकदम फ्रेश और प्योर है। यहाँ के लोग स्ट्रैंग हैं, बहुत रेसिलियंट हैं, और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिटी लाइफ से बहुत दूर लगती है। हमने बेस कैंप लगाया अक्लाइमेटाइज होने के लिए और सुबह होने से पहले निकलने की तैयारी के लिए। एक नर्वस एनर्जी फील हो रही थी, माहौल में बहुत एक्साइटमेंट था। आप ऊपर देखते हो रात के आसमान में उस इम्प्रेसिव सिलुएट को, और आपको पता है कि ये मुश्किल होगा, पर इसीलिए तो हम यहाँ हैं। चढ़ाई अंधेरे में शुरू होती है, हेडलैम्प्स अंधेरे में रास्ता दिखाते हुए। आप अलग अलग इकोलॉजिकल जोन से गुजरते हो। पहले तो यह घना जंगल है, मॉस से भरा हुआ। सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में एकदम मिस्टिकल सा। फिर आप हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स में निकलते हो, और आखिर में सिर्फ पत्थर और कंकड़। जितना ऊपर आप जाते हो, सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आपको फील होता है जैसे लंग्स जल रहे हों, पैर पत्थर जैसे भारी लगते हैं, लेकिन आप चलते रहते हो, एक कदम के बाद दूसरा। गाइड्स बहुत बढ़िया होते हैं, वह एक स्टेडी पेस बनाए रखते हैं, आपको एनकरेज करते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप सेफ रहो। सबसे अमेजिंग मोमेंट्स में से एक होता है जब सूरज निकलना शुरू होता है। आप बादलों से बहुत ऊपर होते हो और नीचे दुनिया एक सफेद समंदर जैसी लगती है। सूरज की पहली किरणें आस पास के पीक्स पर पड़ती हैं, उन्हें कमाल के ऑरेंज और पिंक शेड्स में रंगते हुए। यह मेरी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल सनराइजेस में से एक है, और यह आपको एकदम एनर्जी बूस्ट देता है। ऊपर तक पहुंचने का नया जोश। समिट अब दिख रहा है, अभी थोड़ा और रास्ता बाकी है, लेकिन आपको फील होता है कि आप कर सकते हो। माउंट विल्हेल्म के समिट पर पहुंचना इमोशंस का एक धमाका है। रिलीफ, बहुत ज्यादा खुशी, थकान और एक वंडर वाली फीलिंग। आप लिटरली पापुआ न्यू गिनी के हाईएस्ट पॉइंट पर हो। व्यूज एकदम स्पेक्टेक्युलर हैं, 360 डिग्रीज तक इम्प्रेसिव माउंटेन रेंजेस, कोहरे में लिपटी वैलीज, और अगर दिन साफ हो तो आप आइलैंड के नॉर्थ और साउथ कोस्ट भी देख सकते हो। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत छोटा फील कराता है। इतनी शान के सामने वहां ऊपर होना, आपको फील होता है कि आपने कुछ बहुत स्पेशल अचीव किया है। नीचे उतरना भी लगभग उतना ही टफ है जितना चढ़ना, थके हुए पैरों के साथ, लेकिन जो सक्सेस मिली है उससे हिम्मत मिलती है। माउंट विल्हेल्म सिर्फ एक पीक जीतना नहीं है, ये रास्ता है, मेहनत है, इन हाईलैंड्स की अमेजिंग ब्यूटी है। यह अपने लिमिट्स से आगे जाने के बारे में है, और ये डिस्कवर करना कि आप क्या कर सकते हो। ये आपको याद दिलाता है कि सबसे टफ चैलेंजेस अक्सर बेसिक रिवॉर्ड्स लाते हैं। ये माउंटेन आपको टेस्ट करेगा, लेकिन ये आपको ऐसी मेमोरीज भी देगा जिन्हें आप लाइफ भर चेरिश करोगे। सिंपली एपिक। सिर्फ इसे देखो मत, एक्सपीरियंस करो। चैप्टर 4, सेपिक रिवर, क्रोकोडाइल मैन और एंशिएंट कल्चर्स। ठीक है, तो माउंट विल्हेल्म की ऊंचाइयों से हम नीचे उतरे, मतलब काफी नीचे, पापुआ न्यू गिनी की आत्मा तक। सेपिक रिवर, यह सिर्फ एक रिवर नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है। यह प्लैनेट के सबसे बड़े और सबसे साफ रिवर सिस्टम्स में से एक है, जो घने निचले जंगलों से होकर बहता है, और यह कुछ सबसे अद्भुत और अनछुई कल्चरल ट्रेडिशंस का घर है जो आपको कभी मिलेंगी। भूल जाओ जो भी तुम रिवर क्रूज के बारे में जानते हो। यह एक टोटल इमर्शन है, एक टाइम ट्रैवल। हम एक बोट पर चढ़े, ध्यान देना, कोई लग्जरी क्रूज नहीं, बल्कि एक मजबूत और काम की बोट जो आपका घर बन जाती है। और हमने इस विशाल कीचड़ भरी आर्टरी पर नेविगेट करना शुरू किया। रिवर बहुत बड़ी है, कभी कभी इतनी चौड़ी कि दूसरा किनारा मुश्किल से दिखता है। हवा घनी है, ह्यूमिड है, जंगल की आवाजों से भरी हुई। क्रोकोडाइल्स कीचड़ वाले किनारों पर आराम करते हैं, और ऐसे पंछी जिनके पंख तुमने सिर्फ किताबों में देखे होंगे, पेड़ों के बीच उड़ते रहते हैं। ये रॉ है, ये वाइल्ड है, और तुम्हें महसूस होता है कि तुम कहीं से भी मीलों दूर हो। लेकिन सेपिक का असली मैजिक हालांकि इसके लोगों में है। इस रिवर के किनारे सैकड़ों अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, हर एक की अपनी भाषाएं,
कस्टम्स और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं। हमने ऐसे विलेजेस विजिट किए जहां जिंदगी सदियों से बहुत कम बदली है। वेलकम हमेशा वार्म और क्यूरियस होता है। वे रिवर के साथ हार्मनी में रहते हैं, जो उन्हें सब कुछ देती है, खाना, ट्रांसपोर्ट और एक स्पिरिचुअल मीनिंग। ये जिंदगी का एक बिल्कुल अलग रिदम है, जो सीजन्स और पानी के फ्लो से तय होता है। सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है आर्ट। सेपिक रीजन दुनिया भर में अपनी अद्भुत वुड कार्विंग्स और ट्राइबल आर्ट के लिए फेमस है। हमने ये इंप्रेसिव स्पिरिट हाउसेस या हाउस तंबारन्स देखे, जो पूर्वजों और स्पिरिट्स की कार्विंग्स से बहुत डिटेल में डेकोरेट किए गए थे। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये विलेज का स्पिरिचुअल हार्ट है, सेरेमनी और ट्रेडिशन की जगह है। मास्क्स, स्कल्पचर्स, नैरेटिव पैनल्स, हर पीस एक स्टोरी बताता है, उनकी माइथोलॉजी का हिस्सा, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन। ये कुछ पावरफुल है, बहुत कुछ याद दिलाने वाला। हमने सेपिक के क्रोकोडाइल मैन के बारे में सीखा, एक खास तौर पर फेमस और इंटेंस इनिशिएशन राइट, जिसमें यंग लड़कों की स्किन को काटकर क्रोकोडाइल के स्केल्स जैसा बनाया जाता है। ये स्ट्रेंथ का एडल्टहुड में ट्रांजिशन का निशान है। हालांकि हमने सेरेमनी खुद नहीं देखी, लेकिन सिर्फ इसके बारे में सुनकर और उन आदमियों का प्राइड देखकर जिनके ये स्कार्स थे, आपको अंदाजा हो जाता है कि उनका वर्ल्ड व्यू हमसे कितना अलग है। ये कल्चर और ट्रेडिशन की कभी न खत्म होने वाली पावर का सबूत है, एक तेजी से बदलती दुनिया में। सेपिक रिवर घूमना सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रिप से कहीं ज्यादा है। ये एक कल्चरल ऑडिसी है। इसमें ऐसे लोगों से कनेक्ट करना होता है जिनकी जिंदगी नेचुरल वर्ल्ड से गहराई से जुड़ी हुई है। इसमें हजारों साल पुराने आर्ट और ट्रेडिशंस को देखना होता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सिविलाइजेशन का असली मतलब क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी के बारे में। सेपिक एक ऐसी जगह है जो आपको चैलेंज करती है, एजुकेट करती है और आखिर में आपको एनरिच करती है। ये पापुआ न्यू गिनी के हार्ट तक का एक जर्नी है और ये बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। जरूर देखो। चैप्टर 5, मड़ांग, कोरल पैराडाइज, डाइविंग इनटू अंडरवर्ल्ड। ओके, सेपिक में गहरे कल्चरल इमर्जन के बाद हम वापस कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे कई लोग साउथ पैसिफिक का सबसे खूबसूरत शहर कहते हैं, माडांग। और मैं बता दूं, ये अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है, खासकर जो पानी के नीचे है उसकी वजह से। मड़ांग अपने इंप्रेसिव हार्बर के लिए फेमस है, जो असल में डूबे हुए वॉल्केनिक काल्डेरास का एक ग्रुप है, जो आइलैंड्स लगून्स का एक इनक्रेडिबल नेटवर्क बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ सबसे वाइब्रेंट कोरल रीफ्स जो आपने कभी देखे होंगे। ये किसी भी डाइवर का सपना है दोस्तों। टाउन में खुद एक रिलैक्स्ड ट्रॉपिकल वाइब है, हर तरफ फ्रेंजिपानी के पेड़, खूबसूरत पार्क्स और समंदर का कांस्टेंट नजारा। लेकिन असली एक्शन, कम से कम मेरे लिए, वो तो समंदर में है। मड़ांग के आसपास का पानी लाइफ से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्योर कोरल गार्डन्स की, इंप्रेसिव वर्टिकल ड्रॉप्स की और ढेर सारी मरीन बायोडाइवर्सिटी की। मैं अपना गियर पहनकर एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था। विजिबिलिटी आमतौर पर सुपर क्लियर होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई अंडरवाटर वर्ल्ड में उड़ रहे हो। मड़ांग में डाइविंग को जो चीज खास बनाती है वो है यहाँ की डाइव साइट्स की जबरदस्त वैरायटी। यहाँ शैलो रीफ्स हैं जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं, रंग बिरंगी मछलियों और बहुत डिटेल्ड कोरल फॉर्मेशन से भरे हुए। फिर कुछ डीप साइट्स भी हैं जिनमें दीवारें सीधे खाई में गिरती हैं, जहां आप बड़ी पेलाजिक स्पीसीज को गुजरते हुए देख सकते हैं। यहाँ काफी सारे शिपरेक्स भी हैं। सरप्राइजिंग है कितने सारे वर्ल्ड वॉर 2 के बचे हुए हिस्से जो अब कोरल से ढके हुए हैं और मछलियों के झुंड का घर है। हर डाइव एक नया एडवेंचर है, एक नई डिस्कवरी। मैंने एक जगह डाइव किया जिसका नाम था मैजिक पैसेज, और सच में उसने अपने नाम को सार्थक किया। ये एक चैनल है जहाँ टाइड अंदर आती है और बाहर जाती है, न्यूट्रिएंट्स लाती है और ढेर सारी मरीन लाइफ को अट्रैक्ट करती है। हमने शार्क्स, बैराकूडास, ट्रेवाली के बड़े बड़े झुंड देखे और कोरल तो बस माइंड ब्लोइंग था। बड़े बड़े फैन कोरल्स, बहुत डिटेल ब्रेन कोरल्स, सब रंगों से भरे हुए। ये एक एक्वेरियम में होने जैसा था, लेकिन उससे मिलियन टाइम्स बेहतर, क्योंकि ये रियल है, ये वाइल्ड है, इसे काबू नहीं किया जा सकता। ऐसे मोमेंट्स में आपको लगता है कि आप सच में जिंदा हैं, लेकिन सब कुछ बड़ी चीजें देखने के बारे में नहीं है। मड़ांग मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी ग्रेट है। रीफ में छिपे हुए छोटे छोटे अजीब और वंडरफुल क्रीचर्स की क्वांटिटी अमेजिंग है। न्यूडीब्रेंट्स, जितने कलर्स आप इमेजिन कर सकते हैं उतने रंगों के छोटे छोटे श्रिम्प्स, कैमोफ्लाज किए हुए स्कॉर्पियन फिश,
आप एक पूरा डाइव सिर्फ कुछ स्क्वायर मीटर्स रीफ को एक्सप्लोर करते हुए बिता सकते हैं और फिर भी सब कुछ नहीं देख पाएंगे। ये सच में आपको अप्रिशिएट कराता है कि ये कितने कॉम्प्लेक्स हैं और ये अंडर वाटर इकोसिस्टम्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ये एक डेलिकेट दुनिया है और इसे प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मडांग उन जगहों में से एक है जो आपको याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट कितना खूबसूरत है, पानी के बाहर भी और पानी के अंदर भी। ये डाइवर्स के लिए एक हेवन है, ओशन से प्यार करने वाले किसी भी इंसान के लिए एक पैराडाइज। स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, इनक्रेडिबल मरीन लाइफ और फ्रेंडली लोकल कल्चर का मिक्सचर इसे वाकई एक स्पेशल डेस्टिनेशन बनाता है। अगर आप टॉप क्लास डाइविंग ढूंढ रहे हैं बिना भीड़ भाड़ के, तो मडांग आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये वो खूबसूरती है जो आपकी सोल को रिचार्ज कर देती है। सीरियसली जरा ये देखो। सीन 7, राबौल, वोल्केनोज, हिस्ट्री और धुआंधार जमीन। ठीक है, कस के पकड़ लो, क्योंकि हमारी अगली स्टॉप राबौल लिटरली एक्सप्लोसिव है। इस टाउन की हिस्ट्री भी उतनी ही एक्साइटिंग और अनस्टेबल है जितना कि वो लैंडस्केप जहां यह बना है। राबौल एक बहुत बड़े वोल्केनो के काल्डेरा में ही है, एक्टिव और डॉर्मेंट कोन्स से घिरा हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन से भाप निकलती है, जहां गर्म पानी के सोते उबलते रहते हैं और जहां वोल्कानोज का पावर हर तरफ दिखता है। और इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री से भी भरा हुआ है। ये जगह हर तरह से स्ट्रांग है। राबौल की बड़ी कहानी है 1994 का इरप्शन। 2 वोल्केनोज, वल्कन और टावुर वुर एक साथ फट पड़े और पुराने टाउन को तबाह कर दिया। अभी भी आपको वो रूइंस दिख जाएंगे, बिल्डिंग्स जो आधे राख में दबे हुए हैं, एक घोस्ट टाउन जो हमें नेचर के गुस्से की जोर से याद दिलाता है। लेकिन यहाँ के लोगों का स्पिरिट कमाल का है। उन्होंने टाउन को थोड़ा दूर फिर से बनाया और लाइफ चलती रहती है, हमेशा दूर से धुआं निकलते कोन्स पर एक नजर रखते हुए। ये एक सबूत है कि लोग कितने स्ट्रांग हैं। हम माउंट टावुरवुर के बहुत पास गए, जो एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। आप क्रेटर के किनारे तक वॉक करके जा सकते हैं, ध्यान से, ऑन कोर्स, और वहां ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। जमीन गर्म है, पत्थरों की दरारों से सल्फर वाली भाप निकलती है और काल्डेरा के व्यूज तो बस कमाल के हैं। यह एक वाइल्ड और प्रिमिटिव लैंडस्केप है। आपको अपने पैरों के नीचे जमीन की ताकत फील होती है। ये डराता भी है और हैरान भी करता है एक ही टाइम पर। यह कोई डिज्नीलैंड की राइड नहीं है, ये असली है, नेचर अपने सबसे पावरफुल रूप में। वोल्केनोज के अलावा राबौल में वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत सारी हिस्ट्री है। ये वॉर के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट जापानीज नेवल बेस था और उस टाइम की यादें यहाँ हर जगह हैं। यहाँ किलोमीटर्स लंबी टनल्स हैं जो वॉर प्रिजनर्स ने खोदी थीं, छुपे हुए बंकर्स हैं और गिराए गए प्लेन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसे रेलिक्स। हमने इनमें से कुछ टनल्स एक्सप्लोर किए और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ऑलमोस्ट पास्ट के भूत फील होने लगते हैं। ये एक सीरियस रिमाइंडर है कि वॉर्स की वजह से लोगों को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। राबौल की सबसे स्पेशल चीजों में से एक है यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जमीन से गर्म हुआ पानी बबल करता हुआ सीधे बीच पर निकलता है और समुंदर के ठंडे पानी में मिल जाता है। आप रेत में अपना खुद का छोटा सा हॉट टब बना सकते हैं। ये एक अजीब और वंडरफुल एक्सपीरियंस है, वहाँ एक नेचुरल स्पा में बैठना और बैकग्राउंड में एक वोल्केनो से धुआं निकल रहा हो। ऐसे ही मोमेंट्स पापुआ न्यू गिनी को इतना स्पेशल बनाते हैं। ये कंट्रास्ट्स, वो चीजें जो आपको बिना एक्सपेक्ट किए मिल जाती हैं। राबौल एक ऑसम ब्यूटी, रॉ पावर और दिल को छू लेने वाली हिस्ट्री की जगह है। ये टिपिकल ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं है, लेकिन ये अपने तरीके से आपको पकड़ लेता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको फील कराती है। लोगों की हिम्मत, वोल्केनोज की कांस्टेंट प्रेजेंस, पास्ट की गूंज, सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो किसी और जैसा नहीं होता। अगर आपको एडवेंचर के साथ थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी सी जियोलॉजी चाहिए, तो राबौल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यह जगह आप पर अपनी छाप छोड़ जाती है। राबौल के ये फीरी नजारों के बाद हम पापुआ न्यू गिनी के एकदम साउथ ईस्ट कोने में चलते हैं, मिल्ने बे और उसकी कैपिटल अलोताओ। ये एरिया जाना जाता है अपने ऑसम कोस्टल सीनरी, अपने वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल्स और वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर शायद उतना वेल नोन नहीं हिस्से के लिए।
अलोताओ एक अलग तरह का पापुआ न्यू गिनी एक्सपीरियंस ऑफर करता है, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड शायद, पर उतना ही फैसिनेटिंग। आईएसएस जागा की ब्यूटी बास स्पेक्टेकुलर है, पीसफुल और वेलकमिंग। मिल्ने बे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पानी का एरिया है जिसमें इधर उधर आइलैंड्स हैं और यह घिरा हुआ है हरी भरी पहाड़ियों से जो सीधे समुद्र तक जाती हैं। पानी यहाँ का इनक्रेडिबली क्लियर है, स्विमिंग स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट और बस नज़ारे एंजॉय करने के लिए। हमने काफी टाइम बे में बोट राइड करते हुए बिताया, छुपी हुई कर्व्स और डेजर्टेड बीचेस एक्सप्लोर करते हुए। ये ऐसी जगह है जहां आप आसानी से टाइम का होश खो सकते हैं, बस नेचुरल ब्यूटी में खोकर। बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा है, लेकिन इसमें एक ऐसी डेप्थ और सोल है जो पोस्टकार्ड्स कभी कैप्चर नहीं कर सकते। अलोतो की एक सबसे खास बात, अगर आप सही टाइम पर जाते हैं तो वो है केनू और कुंडू फेस्टिवल। ये एक अमेजिंग सेलिब्रेशन है मिल्ने बे के मैरीटाइम कल्चर का। सेंगडन ट्रेडिशनल वॉर्कनूज यानी केनू, जिनमें इनसे कुछ बहुत बड़ी और बहुत डिटेल में डेकोरेट की हुई होती हैं, पूरे प्रोविंस से यहाँ इकट्ठा होती हैं। कुंदू ड्रम्स की आवाज, वो गाने, पानी में रेस करती हुई इन कनूज का पूरा नजारा एकदम इलेक्ट्रीफाइंग होता है। ये कल्चरल प्राइड का एक जिंदा दिल डिस्प्ले है, एक लिविंग ट्रेडिशन जो जेनरेशन से जेनरेशन चली आ रही है। वो एनर्जी, वो कम्युनिटी स्पिरिट देखना सच में बहुत स्पेशल था। फेस्टिवल्स के अलावा भी अलोताओ का एवरीडे कल्चर बहुत रिच और वेलकमिंग है। यहाँ के लोग अपनी फ्रेंडलीनेस के लिए जाने जाते हैं। हमने लोकल ग्राउंड विजिट किए, पानी पर बने ट्रेडिशनल स्टिल्ट हाउसेस देखे और समुंदर से उनके कनेक्शन के बारे में जाना। फिशिंग यहाँ जीने का एक तरीका है और उनकी कैनूज और टूल्स की क्राफ्ट्समैनशिप कमाल की है। यहाँ पर पीस और कम्युनिटी की एक असली फीलिंग आती है। ये एक स्लो पेस ऑफ लाइफ है जो नेचर की रिथम से बहुत कनेक्टेड है। अलोताओ वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में भी एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है। यहाँ 1942 में बैटल ऑफ मिल्ने बे हुई थी, जहां एलाइड फोर्सेस ने, जिसमें ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन थे, पैसिफिक वॉर में जापानीज को उनकी पहली डिसे से बाहर जमीन पर दी थी। उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स और निशानियां यहाँ हैं और उस बैटल के बारे में जाना, वो भी उसी जगह जहां वो हुई थी। यहाँ होने के एक्सपीरियंस में एक अलग ही डिमेंशन जोड़ देता है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी हिस्ट्री में अक्सर कॉम्प्लेक्स और कभी कभी सैड स्टोरीज होती हैं सुनाने के लिए। अलोताओ और मिल्ने बे ये इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं ऑसम नेचुरल ब्यूटी, जिंदा और वाइब्रेंट कल्चर और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का। ये ऐसी जगह है जहां एक दिन आप एक खूबसूरत बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं, अगले दिन एक अमेजिंग कल्चरल शो देख सकते हैं और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये डिवर्स है, इंटरेस्टिंग है और पास बहुत ही चार्मिंग है। पापुआ न्यू गिनी के इस हिस्से में एक खास चार्म है जिसने मुझे पूरी तरह जीत लिया। यहाँ बहुत गुड वाइब्स आती हैं सच में। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो कुछ एकदम अलग है। हम हाईलैंड्स में वापस जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम जा रहे हैं टारी बेसिन, पापुआ न्यू गिनी के सबसे आइकॉनिक और फैसिनेटिंग कल्चरल ग्रुप्स में से एक का घर, हुली विगमन। ये एक ऐसी दुनिया का सफर है जहां बहुत पुरानी ट्रेडिशंस हैं, बहुत डिटेल्ड कॉस्ट्यूम्स हैं और ऐसे लोग जो अपनी कल्चर से बहुत बाहर डीपली जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ कुछ देखना नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस जीना है, कुछ बहुत गहरा। मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और सच कहूं तो इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हुली लोग अपने अमेजिंग विग्स के लिए फेमस हैं, जो सिर्फ सजावट नहीं है, हाँ, वो उनकी आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये विग्स, ध्यान से देखो, ये अपने ही बालों से बनाते हैं, जिन्हें वो कई महीनों, कभी कभी तो सालों तक बनाते हैं, अपनी ट्रेडिशन के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हुए और कई बार तो बाकी सबसे अलग रहकर। फिर उस बाल को वो बहुत ध्यान से बुनते हैं, डाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज जैसे एग्जॉटिक पक्षियों के पंखों और नेचर से मिलने वाले दूसरे मटेरियल्स के साथ, ताकि ये इतने डिटेल्ड और माइंड ब्लोइंग हेड पीसेस बना सकें। हर विग एक कहानी कहती है, पहनने वाले का रैंक दिखाती है और सच में एक मास्टरपीस है। हुली विगमैन को उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स में देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। चेहरे पर वो ब्राइट येलो पेंट, पंखों से भरे सुपर डिटेल्ड विग्स, कीना शेल्स के नेकलेसेस और जिस रिदम में वो गाते और डांस करते हैं,
वो सेंसेस के लिए एक धमाका है और ये कोई टूरिस्ट के लिए शो नहीं है जैसा कोई सोच सकता है। हाँ, ये उनके कल्चर को वो असल में क्या है उसे दिखाने का एक बहुत रियल तरीका है। उन्हें इस पर सुपर प्राउड है और वो पैशन आपको भी लग जाता है, एकदम कंटेजियस है। आप बस हैरान हुए बिना रह ही नहीं सकते। हम लकी थे कि हमें एक हुली गांव विजिट करने का मौका मिला और उनके लाइफ के तरीके के बारे में और जानने को मिला। वो अभी भी अपने ट्रेडिशनल फैमिली घरों में रहते हैं, जीने के लिए अपना खाना खुद उगाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पर उनके ऑर्गेनाइज होने का तरीका उनके पुराने रीति रिवाजों से बहुत बहुत जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि वो किन चीजों में बिलीव करते हैं, जमीन के साथ उनका कनेक्शन, और अब जब दुनिया इतनी बदल रही है तो उनके लिए अपनी ट्रेडिशंस को बनाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक मुश्किल बैलेंस है और सच में दिखता है कि वो कितनी कोशिश करते हैं ताकि उनका यूनिक कल्चर खो ना जाए। ये सच में एक प्रिविलेज था कि उन्होंने हमारे लिए अपनी दुनिया के दरवाजे खोले। सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक ये समझना है कि अलग अलग विग्स और डिफरेंट डांसेस का क्या मतलब होता है। रोज पहनने के लिए विग्स होती हैं, सेरेमोनीज के लिए विग्स और वॉरियर्स के लिए भी विग्स होती हैं। डांसेस में कई बार बर्ड ऑफ पैराडाइज के मूवमेंट्स की नकल की जाती है, एक ऐसा पक्षी जिसकी उनके कल्चर में बहुत रिस्पेक्ट है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जमीन, जानवर, आत्माएं और इंसान। ये दुनिया को देखने का एक ऐसा तरीका है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से वो इतनी पीढ़ियों से इन मुश्किल हाईलैंड्स में ऐसे रह पाए हैं। तारी बेसिन और हुली विगमेन आपको एक ऐसे कल्चर की झलक दिखाते हैं जो बहुत पुराना है और साथ ही लाइफ से भरपूर है। ये आपको याद दिलाता है कि हमारे प्लेनेट पर कितने अमेजिंग तरह के कल्चर्स और लोग हैं। ये एक सुपर पावरफुल एक्सपीरियंस है जो चीजों को देखने का आपका नजरिया बदल देता है और इन अमेजिंग लोगों और उनकी लास्टिंग ट्रेडिशंस के लिए आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट भर देता है। ये सिर्फ ट्रैवल करना नहीं है, समझे, इसमें बहुत कुछ सीखना होता है। ये ऐसा है जैसे आपकी आंखें खुल जाती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके अंदर बस जाती हैं। घर वापस आने की फ्लाइट पकड़ने के बहुत समय बाद भी सच में अमेजिंग। ठीक है, हाईलैंड्स में उस इंटेंस कल्चरल एक्सपीरियंस के बाद अब हम न्यू आयरलैंड प्रोविंस के एकदम नॉर्थ में जा रहे हैं, कावियंग नाम की जगह पर। यह है आपका टिपिकल आइलैंड पैराडाइज। सोचो टर्कोइज पानी, व्हाइट सैंड बीचेस और हवा में झूमते पाल्म ट्रीज। पर कावियंग सिर्फ सुंदर नजारों से कहीं ज्यादा है। ये अमेजिंग सर्फिंग के लिए एक आइडियल जगह है। यहाँ माइंड ब्लोइंग डाइविंग स्पॉट्स हैं, स्पेशली डूबे हुए जहाज, शिपरेक्स, और जनरली एक सुपर चिल आइलैंड वाइब है। अगर तुम्हें अनवाइंड करना है और कुछ वेव्स पकड़नी है तो ये जगह बेस्ट है। कावियंग अपनी कंसिस्टेंट अच्छी वेव्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली नवंबर से अप्रैल तक। हम कोई बहुत बड़ी, तुम्हें वाइप आउट कर देने वाली वेव्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि सुपर फन रीफ ब्रेक्स जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, जो सभी लेवल्स के सर्फर्स के लिए परफेक्ट हैं। मैंने भी ट्राई किया, एक बोर्ड रेंट किया, और हालांकि मैं कोई प्रो नहीं हूं उस वार्म क्लियर पानी में पैडल करना और वो परफेक्ट छोटी छोटी वेव्स जो एक के बाद एक आ रही थी, यार वो प्योर जॉय है। यहाँ का लोकल सर्फ सीन छोटा है पर पैशनेट है और पानी में सच में कमराडरी वाली फीलिंग आती है। पर कावियंग सिर्फ सर्फर्स के लिए नहीं है, यहाँ डाइविंग भी टॉप नॉच है। आइलैंड्स के बीच के चैनल्स करंट्स बनाते हैं जो बहुत सारी मरीन लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें शार्क्स, टूना और रेज जैसे बड़े सी क्रीचर्स शामिल हैं। और फिर हैं शिपरेक्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इसलिए कावियंग के आसपास का पानी डूबे हुए जहाजों और प्लेन्स से भरा है, जो अब लाइफ से भरे आर्टिफिशियल रीफ्स बन गए हैं। इन अंडर वाटर हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करना एक म्यूजियम में डाइव करने जैसा है, एक बहुत कूल म्यूजियम जो मछलियों से भरा हो। सबसे फेमस डाइव साइट्स में से एक है डरयांग रेक। ये एक ताइवानीज फिशिंग बोट थी जो 1980s में डूब गई थी। अब ये पूरी तरह कोरल से ढका हुआ है और इनक्रेडिबल वैरायटी की मछलियों का घर है। विजिबिलिटी आमतौर पर अमेजिंग होती है और रेक के आर पार स्विम करना, देखना कि नेचर ने इसे कैसे रिक्लेम कर लिया है, ये काफी सरियल एक्सपीरियंस है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत सारे जापानीज रेक्स भी हैं। हर एक की अपनी कहानी है, लहरों के नीचे अपनी गोस्टली प्रेजेंस। ये पास्ट की एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है जो गहराइयों में चुपचाप पड़ी है। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा कावियंग खुद में एक चार्मिंग और पीसफुल टाउन है।
यहाँ घूमना फिरना आसान है, लोग सुपर फ्रेंडली हैं और माहौल बहुत रिलैक्स्ड है। तुम एक स्कूटर रेंट करके कोस्ट लाइन एक्सप्लोर कर सकते हो, हिडन बीचेस ढूंढ सकते हो या लोकल विलेजेस घूम सकते हो। मार्केट लोकल लाइफ देखने के लिए एक बढ़िया जगह है और फ्रेश ट्रॉपिकल फ्रूट्स ट्राई करने के लिए। ये ऐसी जगह है जहां तुम आसानी से आइलैंड की रिदम में बह जाते हो और दुनिया का सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। कवियंग एडवेंचर और रिलैक्सेशन का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। चाहे वेव सर्फ कर रहे हो, किसी डूबे हुए हिस्ट्री के टुकड़े को एक्सप्लोर कर रहे हो या बस बीच पर कोकोनट के साथ चिल कर रहे हो, ये जगह तुम्हें रेजुविनेट कर देती है। इसमें वो रिमोट और अनटच्ड वाली फील है जो आजकल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ये दुनिया के एक कोने में पैराडाइज का एक छोटा सा टुकड़ा है और नो डाउट ये एक हिडन जेम है जिसे एक्सप्लोर करना बनता है। यही तो सब कुछ है, प्लैनेट के इन परफेक्ट छोटे छोटे कोनों को ढूंढना। अपना लास्ट स्टॉप, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट, है मैनस आइलैंड। यह जगह रिमोट है, इसकी हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है और यह पापुआ न्यू गिनी के कुछ सबसे प्योर पानियों से घिरा हुआ है। मैनस एडमिरल्टी आइलैंड्स ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये एक ऐसी जगह है जो लोगों के मन में बहुत अलग अलग तस्वीरें लाती हैं। लेकिन मैं हेडलाइन से आगे जाना चाहता था, इसकी नेचुरल ब्यूटी देखने और इसकी यूनिक हिस्ट्री को थोड़ा और समझने के लिए। और सुनो, अब एंड करते हुए मेरे पास तुम लोगों के लिए इस फैसिनेटिंग आइलैंड के बारे में एक दो ट्रिविया क्वेश्चंस हैं। मैनस एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ घने जंगल, ऑसम कोस्टलाइन और रिच मरीन एनवायरनमेंट है। यहाँ के रीफ्स काफी हद तक इंटैक्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्पेक्टैक्युलर स्नॉर्कलिंग और डाइविंग की जा सकती है। क्योंकि यह इतनी रिमोट जगह है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इनक्रेडिबल है। सोचो, क्रिस्टल क्लियर पानी, वाइब्रेंट कोरल गार्डन्स और ढेर सारी मछलियां। यह एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें सच में फील होगा कि तुम दुनिया का एक ऐसा हिस्सा एक्सप्लोर कर रहे हो जो बहुत कम लोगों ने देखा है। ये जो डिस्कवरी की फीलिंग है ना, बस एडिक्टिव है। इस आइलैंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 की। ये एक इंपॉर्टेंट अलाइड नेवल बेस था, स्पेसिफिकली यूएस नेवी का जापानीज से कैप्चर किए जाने के बाद। तुम्हें अब भी उस टाइम की चीजें मिल जाएंगी, पुराने एयर स्ट्रिप्स, बंकर्स और लोकल से कहानियां, जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वो टाइम याद है। यह आइलैंड की आइडेंटिटी में एक और लेयर है, एक रिमाइंडर कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इसकी कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। पापुआ न्यू गिनी में हिस्ट्री हर जगह है, इन इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स में रची बसी हुई। ओके, ट्रिविया टाइम। चलो देखते हैं कौन ध्यान दे रहा था या किसको इसके बारे में पहले से पता है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री बफ्स के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मैनस आइलैंड में एक बहुत बड़ा नेवल बेस था। तो कौन से फेमस अमेरिकन जनरल ने 1944 में इस बेस को विजिट किया था पैसिफिक में ऑपरेशन सुपरवाइज करने के लिए? पॉज फॉर थॉट। क्या लगता है पता है जवाब? आंसर है जनरल डगलस मैकार्थर। उन्होंने मैनस को एक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग पॉइंट की तरह यूज किया था। काफी कूल हिस्ट्री फैक्ट है ना? ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने से किसी भी जगह को विजिट करने का एक्सपीरियंस और डीप हो जाता है। चलो अब मरीन लाइफ के शौकीन लोगों के लिए। मैनस अपने यूनिक अंडर वाटर क्रीचर्स के लिए फेमस है। सेकंड क्वेश्चन, मैनस आइलैंड के आसपास के पानी में एक खास तरह का रेयर और कलरफुल क्लैम मिलता है जो कलेक्टर्स को बहुत पसंद था, लेकिन अब वो प्रोटेक्टेड है। इस क्लैम का कॉमन नाम क्या है, जिसे अक्सर उसके साइज की वजह से किलर क्लैम भी कहा जाता है? हालांकि वो इंसानों के लिए हार्मलेस है। पॉज फॉर थॉट। मिला जवाब, वो है जायंट क्लैम, ट्रिडैक्ना गिगस। ये बहुत बड़े हो सकते हैं और सच में देखने लायक चीज है। इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में थ्राइव करते देखना बस अमेजिंग है। मैनस आइलैंड पापुआ न्यू गिनी की बहुत सारी जगहों की तरह कॉन्ट्रास्ट से भरी जगह है। यहाँ इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी है, एक कॉम्प्लेक्स और कभी कभी मुश्किल हिस्ट्री और एक बहुत ही रेजिलिएंट लोकल कल्चर है। इसको एक्सप्लोर करना, इसके बारे में सीखना एक आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस रहा है। यह एक रिमाइंडर है कि हमेशा कुछ और डिस्कवर करने को, हमेशा कुछ और समझने को होता है। यह जो अपना लास्ट स्टॉप है, यह पूरे ट्रिप की स्पिरिट को बहुत अच्छे से समराइज करता है। हिडन जेम्स को ढूंढना, अनकही कहानियों को एक्सप्लोर करना। तो ये रहा पापुआ न्यू गिनी में 10 जगहें जो मैं यकीन से कह सकता हूं इस इनक्रेडिबल देश को देखने का आपका नजरिया बदल देंगी। तूफी के फ्योर्ड से लेकर रबौल के वोल्केनिक गुस्से तक, माउंट विल्हेल्म की ऊंचाइयों से लेकर
सेपिक रिवर और तारी बेसिन की कल्चरल गहराइयों तक, और मडांग, कावियंग, अलोताओ और मैनस के आइलैंड पैराडाइसेस तक। ये एक टोटली एपिक जर्नी रहा है, एक ऐसा जिसने मुझे चैलेंज किया, इंस्पायर किया और ऐसी यादें दी हैं जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये देश जिंदगी से भरपूर है, ये ऑथेंटिक है, ये रियल है और ये अनबिलीवेबली सुंदर है। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, पापुआ न्यू गिनी उससे कहीं ज्यादा है जो इसकी सिंप्लीफाइड इमेज लोग अक्सर बना लेते हैं। ये एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी वाली जमीन है, जियोग्राफिकली, कल्चरली और हिस्टोरिकली। यहाँ के लोगों का अपनापन, उनके ट्रेडिशंस की रिचनेस, यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स की प्योर ताकत, ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप विजिट करते हैं, ये एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने सारे सेंसेस से फील करते हैं। और मेरा यकीन मानिए, अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, पापुआ न्यू गिनी के मैजिक की एक छोटी सी ग्लिम्प्स थी। तो अब क्या? वेल, अगर इस जर्नी ने आप लोगों में थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी जगाई है तो मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। शायद ये आपको और जानने के लिए इंस्पायर करे, या शायद, बस शायद, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करे और अपने खुद के एडवेंचर्स ढूंढने के लिए, चाहे वो कहीं भी हों। ये दुनिया एक बहुत बड़ी और इनक्रेडिबल जगह है, छिपे हुए खजानों से भरी हुई, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ और उन्हें ढूंढो और देखो। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आप और एडवेंचर्स देखना चाहते हैं और स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो एक फेवर करना, लाइक बटन दबा देना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमेशा कुछ नया आने वाला है। देखने के लिए थैंक्स। अब जाओ और कुछ करो।